एसी सर्किट के इस चौथे वीडियो लेसन में बात होनी है एसी पावर और फेजर डायग्राम। पिछले सेगमेंट्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 12 क्लास के जो स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे और इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में एसी सर्किट्स पहली बार पढ़ रहे हैं, उन्हें एसी पावर फेजर डायग्राम समझने के लिए ये लेसन उपयोगी होगा, जरूरी होगा। अभी एसी पावर किसको कहते हैं, एसी सर्किट में पावर। इसलिए सबसे पहला पॉइंट, पावर इन जनरल, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। When current flow through any segment of the circuit and there is potential drop or difference across the terminals of the section, the energy has to be lost or gained across that section. This energy loss per second or gain per second is called electrical power. जैसे मान लें एक इम्पीडेंस हो, ये बॉक्स से दिखा रहे हैं इम्पीडेंस है, इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सब कुछ और कुछ भी हो सकता है। इससे होकर करंट फ्लो कर रहा है आई एट एनी मोमेंट, और इसके टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है भी। अगर ये एसी है तो आई इज वेरिएबल और वी भी वेरिएबल ही होगा। तो मान लीजिए कि आई का वैल्यू आई टी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा एफ टी, जहां आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ एसी है और करंट है, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और 2 पाई न्यू के बराबर है और एसी का, और इसके टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज द फेज लीड और लैग as per the nature of the impedance in the box. If it is pure resistance, phi is 0. अगर इसमें इंडक्टेंस हो तो phi is plus 90 degree. If इसमें कैपेसिटेंस हो तो plus phi is minus 90. और इन सब का कॉम्बिनेशन सीरीज या पैरेलल हो तो phi lie between 0 and 90. तो पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट वेरिएशन के बीच फेज डिफरेंस है phi। यानी जिस समय करंट अपने पीक को होगा उसी समय पोटेंशियल डिफरेंस भी पीक को हो, जरूरी नहीं है। तो पावर किसी भी सर्किट में पावर का फॉर्मूला होता है पी टी या पी वी आई। यहाँ भी वी वेरिएबल है और आई भी वेरिएबल, इसलिए वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही होगा। ये इस एलिमेंट और इम्पीडेंस के टर्मिनल के क्रॉस पावर, एसी पावर का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जब इससे होकर आईटी करंट का फ्लो हो रहा है। ये इंस्टेंटेनियस पावर है एट एनी मोमेंट। इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं, वी नॉट आई नॉट बाई 2 डिवाइड करिए और 2 से हम मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर ये लोड या बॉक्स में सिर्फ इंडक्टेंस होता तो फाई का वैल्यू प्लस 90 होता। एसी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस लीड्स द एसी थ्रू द इंडक्टेंस बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। अगर सिर्फ कैपेसिटेंस होता तो माइनस पाई बाई 2, क्योंकि कैपेसिटेंस से जब एसी का फ्लो होता है तो एसी वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। और अगर प्योर रेजिस्टेंस होता तो फेज डिफरेंस 0 होता, और तीनों होता तो फिर डिपेंड करता कि फेज डिफरेंस क्या होगा, ये वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस पर। अभी जो एक्सप्रेशन आया है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर का, वो है वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, और इसको लिख सकते हैं cos c माइनस टी यानी cos फाई माइनस cos c प्लस टी यानी cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई। इस तरह हो, यहाँ होगा साइन 2 साइन ए साइन बी, तो cos c माइनस टी एंड cos c प्लस टी इतना होगा। ये इंस्टेंटेनियस पावर है, पावर वेरिएबल होगा टाइम के साथ। इस एसी सर्किट में हमें एवरेज पावर निकालना है। पावर एवरेज हैज टू बी टेकन ओवर वन टाइम पीरियड। ये एक टाइम पीरियड में ये एसी सर्किट कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथड्रॉ करेगा। तो फॉर एवरेज एसी पावर
तो PAC एवरेज वैल्यू बराबर होगा PT dt इंटीग्रल dt 0 to 1 टाइम पीरियड। यहाँ एवरेज लिया जाएगा पावर का फॉर द पीरियड 1 टाइम पीरियड। इसको सॉल्व कीजिएगा, एवरेज पावर आएगा V नॉट I नॉट cos phi, यही होगा AC सर्किट का एवरेज पावर, जो डिपेंड करेगा phi के वैल्यू पर, और phi का वैल्यू सर्किट एलिमेंट के नेचर पर। If it is inductance, the phi is 90, power is 0. If it is capacitance, the phi is minus 90 and power is again 0. If it is 0, then power is peak value maximum. So AC सर्किट के किसी भी टर्मिनल के क्रॉस किस दर से या रेट से electrical energy being withdrawn or transformed depends upon the current through the terminals, the voltage across the terminals, and phase lag lead between the potential difference and the current. इसको एक और तरीके से लिखा सकता है, आप BAC को लिख सकते हैं V नॉट बाई रूट 2 I नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 cos phi, और फिर ये हो जाएगा VRMS IRMS cos phi, इसी को कहेंगे AC। ठीक है, इसे बोलेंगे AC पावर VRMS IRMS cos phi। ये डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पर। इफ द फेज डिफरेंस इज 0 तो AC पावर कितना होगा, इफ द फेज डिफरेंस इज 90 तब क्या होगा। और IRMS और VRMS के वैल्यू पिछले वीडियो से लेसन में दिया गया है, फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं। अगर पहले इसको देखते हैं, फॉर इंडक्टेंस या इंडक्टिव सर्किट phi इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बराबर होगा पाई बाई 2, देन एवरेज AC पावर बराबर होगा 0। फॉर कैपेसिटेटिव सर्किट के लिए phi बराबर होगा माइनस पाई बाई 2 और एवरेज पावर AC 0 होगा। इसलिए इंडक्टर को और कैपेसिटर को AC सर्किट में वाटलेस एलिमेंट कहते हैं, जिसके क्रॉस एवरेज पावर विथड्रॉन फॉर 1 टाइम पीरियड इज 0 एंड फॉर रेजिस्टेंस पावर इज मैक्सिमम। रेजिस्टेंस के लिए पावर का वैल्यू मैक्सिमम होता है, क्योंकि 5 फेज डिफरेंस 0 डिग्री एंड पावर एवरेज पावर इज V नॉट I नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज मैक्सिमम। इतना समझे। और RMS वैल्यू क्या है, तो RMS वैल्यू ऑफ AC is that value of STD or constant current which can generate same amount of heat in the resistor as the AC within time period. RMS value is DC equivalent or steady equivalent of AC for the purpose of determination of power or electrical energy withdrawn. ना समझे। तो एवरेज AC पावर का फॉर्मूला हो गया किसी भी AC सर्किट में, एवरेज AC पावर इक्वल टू V naught by 2 root 2 I naught by root 2 cos phi, जहाँ phi is phase difference between voltage and current, V naught by root 2 और I naught by root 2 cos phi, phi is potential phase difference across voltage lags और leads, इस पर डिपेंड करता है। तो किसी भी AC सर्किट में जब AC फ्लो करेगा, it is variable, then voltage also gets developed across the terminal, and it is also variable. If the variation is in same phase, the circuit attains peak value of power. Otherwise, power also varies. So average power has to be calculated for 1 time period, and it is PAC, VRMS, IRMS, cos phi। यानी आप RMS वैल्यू निकालिए वोल्टेज का, करंट का और फेज डिफरेंस। If the phase difference is 0, power is maximum. रेजोनेंस सर्किट में फेज डिफरेंस 0 होता है, इसलिए पावर इज मैक्सिमम। ठीक है, एवरेज पावर का ये डेफिनेशन हुआ। अब एक और टर्म है, इसी फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं फेजर डायग्राम्स। फेजर डायग्राम SHM चैप्टर में भी हम में से कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग तो उस समय नहीं पढ़ते। तो फेजर डायग्राम किसको कहते हैं, तो फेजर डायग्राम क्या है, तो सेगमेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose length is proportional to potential difference of voltage or current and which is used to represent angle or phase, उसे फेजर डायग्राम कहते हैं। मान लीजिए
there are three impedances. The impedance may be pure resistance, may be capacitance, may be inductance और may be combination of all these three. तो इस तीनों को सीरीज में है, इसलिए करंट हमेशा सेम होगा और सेम साथ साथ बढ़ेगा, लेकिन वोल्टेज VR, V1, V2 और V3 वेरी कर सकता है फेज में। तो कहीं सवाल में दिया हुआ है कि वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टर leads current by 30 degree, in second it leads by 60 degree, and in third it lags behind by 40 degree, 45 degree. Find the resultant voltage across the terminals. Question लिखते हैं। If AC voltage peak value की RMS, अगर सिर्फ AC voltage हो तो RMS वैल्यू माना जाए। इस AC voltage RMS value across one leads by कितना 30 degree and across two lags by 60 degree और 2 के क्रॉस लैग करता है 60 से and across 4 leads by 90 degree, then find क्या voltage across the terminal, across terminals voltage पता लगाएं। इसको हम निकाल पाएंगे जब हम फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे। फेजर डायग्राम में करंट एक्स एक्सिस वाली सब में करंट सेम डायरेक्शन, फर्स्ट के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 30 डिग्री लीड कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ लीड्स बाय 30 डिग्री। तो फर्स्ट के क्रॉस वोल्टेज दिखाएंगे इस तरह V1 बाय 30 डिग्री एंड देन इट लैग्स बिहाइंड बाय 60 डिग्री। तो रेफरेंस है, ये रेफरेंस है करंट रेफरेंस, एंड देन फाइनली लीड्स बाय 90 डिग्री और तब यहां पर फिर लीड करता है, इसे मान लो 90 डिग्री V3। तो O से A दिखाएगा V1, A to B दिखाएगा V2 और B to C दिखाएगा V3, then the terminal voltage is OC. तो terminal voltage is OC और इसको वेक्टर डायग्राम की तरह हम ऐड करेंगे और टर्मिनल के बीच वोल्टेज होगा OC। अगर फर्स्ट एलिमेंट पर वोल्टेज लीड्स द करंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय OA, सेकेंड एलिमेंट पर करंट वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय 60 डिग्री एंड गेट्स रिप्रेजेंटेड बाय AB, and at the third segment the voltage leads the current by 90 degree and gets represented by BC, then the terminal voltage has to be represented by OC and OC has to be calculated using vector law of additions. Phasor diagram is just a segment of a straight line used for representing the amount of voltage as well as phase position or phase difference with the current in any circuit across any terminal. इस वीडियो में हम लोग AC पावर का वैल्यू जाने कि when AC flow through any element, whether it is a resistance, inductor, inductance or capacitance, it develop potential difference. That potential difference also varies. If the variations have a phase difference of 0, power is maximum. If the variation there is a phase difference plus or minus, the power is maybe different value. Instantaneous value of power हमने पहले कैलकुलेट किया, यहाँ देखिए IT, VT and then power और उसके बाद एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, एवरेज हैज टू बी टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ वन टाइम पीरियड। तो पावर AC आ गया, VRMS, IRMS, cos phi, where phi is the angle between the voltage variation across the terminal and current variation across the through the elements। और अंत में फेजर डायग्राम का इंट्रोडक्टरी आइडिया। इस वीडियो में इतना ही, एक सेगमेंट और आएगा जिसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे। अगले वीडियो लेसन में AC सर्किट में जो आखिरी वीडियो लेसन होगा उसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ही देखा जाएगा।